डिक्ट फंक्शन, नेक्स्ट इज डिक्ट, DICT। तो डिक्ट फंक्शन का काम क्या है? इट क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, ये क्या करेगा? एक डिक्शनरी बनाएगा, किससे? की वैल्यू के पेयर से। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम इसमें एक ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेयर लिया हुआ है, दिस वन, और यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये पेयर वन हमारा क्या दिया हुआ है? मोहन 95, राम 89, सुनील 92 एंड संगीता 85। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका टाइप क्या होगा? पेयर वन का टाइप क्या है? टाइप ऑफ पेयर वन अगर हम चेक करें तो इसका टाइप क्या आएगा? ये लिस्ट आ रहा है ना, लिस्ट है यस सर। ये लिस्ट है ना, क्योंकि हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला पेयर है वो क्या है? मोहन 95। दूसरा पेयर क्या है? राम 89। तीसरा पेयर क्या दिया है? सोहेल 92 एंड संगीता 85। तो अगर हमें इस लिस्ट से डिक्शनरी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? डिक्ट, और इसके ब्रैकेट में क्या करेंगे? पेयर वन को हम दे देंगे, पेयर वन। ठीक, ये क्या करेगा? इससे डिक्शनरी बना देगा। ठीक, तो ये डिक्शनरी देखो बन गई, मोहन 95, राम 89, सोहेल 92, संगीता 85, और इसको करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये डिक्शनरी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिक्ट फंक्शन वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी with the values in the form of a pair। ठीक है, तो ये पहला पेयर था, ये दूसरा पेयर था, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन चारों पेयर से उसने क्या किया? एक डिक्शनरी बना दी, जिसका पहला एलिमेंट ये है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, और ये चौथा एलिमेंट है। ठीक, तो ये डिक्ट फंक्शन का यूज है। एंड ठीक, तो डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो गई। तो डिक्ट फंक्शन क्या करेगा? इट क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो अगर कोई भी हम उसको पेयर प्रोवाइड करेंगे तो डिक्ट फंक्शन क्या करेगा? उससे डिक्शनरी को क्रिएट कर देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कीज फंक्शन। कीज फंक्शन, थर्ड फंक्शन इज कीज। तो कीज का क्या यूज है? देखो, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। ठीक, तो जो भी हम डिक्शनरी बनाएंगे, उस डिक्शनरी में जो भी कीज होंगी उसकी वैल्यू को ये हमें रिटर्न करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। ठीक, तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेगा ये। तो अगर मैंने लिखा कीज, यहाँ पे लिखता हूँ कीज, और इसके ब्रैकेट में क्या पास करता हूँ? इसको डिक्शनरी। तो हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है? डिक्ट थ्री, डिक्ट थ्री। ओके, तो डिक्ट थ्री के अंदर हमारे कीज क्या क्या हैं? डिक्ट थ्री कहाँ? ये है। तो डिक्ट थ्री में कीज कौन कौन से हैं? एक तो मोहन है, एक राम है, एक सुहेल है, और एक संगीता है। तो कीज फंक्शन क्या करेगा? इन कीज की वैल्यू को हमें दे देगा। कीज नॉट डिफाइंड, सॉरी, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से यूज करना पड़ेगा। डिक्ट डिक्ट वन, सॉरी, डिक्ट थ्री डॉट कीज। ये इस तरह से काम करेगा, डिक्ट थ्री डॉट कीज ये। तो इसका आंसर आ जाएगा मोहन, राम, सुहेल एंड संगीता। ठीक है, क्या कहने? कीज फंक्शन ने क्या किया? हमें कीज फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया? कीज की वैल्यू रिटर्न की। तो डिक्ट थ्री के अंदर कौन कौन से कीज थे? एक तो मोहन था, एक राम था, एक सुहेल था, और एक संगीता था। तो इन चारों वैल्यूज को उसने रिटर्न कर दिया। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू मैंने लिखा, एक डिक्शनरी बना लेते हैं, वन, इस तरह से वन कॉलन वन। ठीक है, कॉमा कॉलन टू, कॉमा थ्री कॉलन। तो ये डिक्शनरी हो गई हमारी, एक्स इज अ डिक्शनरी।
अगर x को डिस्प्ले कराएंगे तो आउटपुट हमारा यही आएगा। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि x के अंदर कीज कौन कौन से हैं, तो मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, कीज फंक्शन का यूज़ करूंगा। तो किस तरह से लगाएंगे, x डॉट कीज, x के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से कीज हैं, तो हमने कीज फंक्शन अप्लाई किया, तो x डॉट कीज, तो ये हमें क्या करेगा कि इस x के अंदर जो भी कीज होंगे उनकी वैल्यू को हमें रिटर्न कर देगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 2 3। क्यों आया 1 2 3, क्योंकि जो डिक्शनरी x है उसके अंदर ये हमारा की है, ये की है और ये की है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे 1 2 3। ओके, ठीक है, कीज का यूज समझ में आ गया, व्हाट इज द यूज ऑफ कीज फंक्शन। आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट फंक्शन इज वैल्यूज फंक्शन, वैल्यूज, ठीक है, कीज हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन है वैल्यूज फंक्शन। तो वैल्यूज फंक्शन कैसे काम करेगा देखते हैं। एक्स को प्रिंट कराया तो एक्स तो हमारी डिक्शनरी है, अब इस डिक्शनरी में हमें वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे, एक्स डॉट वैल्यूज, ठीक है, एक्स डॉट वैल्यूज। तो डिक्शनरी एक्स में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें मिल जाएंगी। क्या क्या वैल्यूज थी, 1 था, 2 था और 3 था। तो उसने क्या किया, वैल्यूज को हमें रिटर्न कर दिया। ओके, तो जैसे की फंक्शन था वैसे ही वैल्यूज फंक्शन है। कीज फंक्शन कीज को देता है और वैल्यूज फंक्शन जो है वो वैल्यूज की वैल्यू प्रोवाइड करता है डिक्शनरी के अंदर। जो भी डिक्शनरी होगा उस डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो हमें वैल्यूज फंक्शन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या था, एक्स डॉट, और फंक्शन का नेम क्या है, वैल्यूज। तो ये वैल्यूज फंक्शन हमें क्या करेगा, ये वैल्यूज को दे देगा इस तरह से। ठीक है, नाउ अच्छा, सपोज मैं इस तरह से लिखूँ, अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यूज, ठीक है, और अगर मैं y को प्रिंट कराऊँ तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है, आउटपुट तो वही आएगा। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ y चेक करूँ कि y जो है उसका टाइप क्या है, तो y का टाइप क्या होगा, y का टाइप क्या होगा, तो y क्या है, टपल है कि लिस्ट है, क्या है, सर टपल। y टपल होगा क्योंकि वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और टपल के अंदर वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, टपल के अंदर एज अ लिस्ट के फॉर्म में वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर टाइप ऑफ वाई चेक करते हैं तो मेरे ख्याल से टपल ही आएगा। नो, टपल नहीं दे रहा, वो डिक्ट वैल्यूज दे रहा है। उसका कोई टाइप नहीं होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका कोई टाइप नहीं होगा, बस वो बता देगा कि दीज आर द डिक्ट वैल्यूज, मतलब ये डिक्शनरी की वैल्यूज हैं, वो कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब हमें वैल्यूज फंक्शन से जो रिजल्ट आएगा तो वो ना तो टपल होगा ना लिस्ट होगा, वो सिंपली क्या होगा, दे विल बी द डिक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप होता है डिक्ट वैल्यूज, क्योंकि उसका क्लास क्या आ रहा है, डिक्ट वैल्यूज। ठीक है, इट इज़ दिस थिंग इज़ नॉट अ, दिस इज़ नॉट अ टपल, ये टपल भी नहीं है और ये लिस्ट भी नहीं है, ये क्या है, डिक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमें वैल्यूज फंक्शन से जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का जो टाइप होगा वो क्या होगा, डिक्ट वैल्यूज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज आइटम्स फंक्शन, आइटम्स। तो आइटम्स फंक्शन का काम देखते हैं क्या होता है। आइटम फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर। तो देखें क्या आता है इससे, अगर हम आइटम्स मेथड लगाते हैं किस पे, डिक्शनरी एक्स पे, तो हमारा ये डिक्शनरी एक्स है
अगर मैं इस पे लगाता हूँ आइटम्स फंक्शन, क्या रिटर्न हो रहा है देखिए, इससे हमें क्या मिला, ये मिल रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स थे वो रिटर्न होके आ गए। डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स थे, पहला एलिमेंट क्या था, ये था, दूसरा एलिमेंट क्या था, ये था, और तीसरा एलिमेंट क्या था, ये था। तो आइटम्स फंक्शन ने क्या किया कि डिक्शनरी के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं, y इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिखता x डॉट आइटम्स लिखता सपोज, ठीक, और y को प्रिंट कराता तो रिजल्ट तो वही आएगा। लेकिन अगर मैं टाइप ऑफ y चेक करने जाऊँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ y, टाइप क्या होगा, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे जो टाइप होगा दैट विल बी डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। जैसे वैल्यूज के केस में डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज था, और यहाँ पे टाइप क्या है, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। ठीक, तो हमारे पास तीन फंक्शन हो गए, एक तो कीज फंक्शन हो गया, एक वैल्यूज फंक्शन हो गया, और एक आइटम्स फंक्शन हो गया। कीज फंक्शन क्या काम करता है, डिक्शनरी के अंदर जो कीज हैं उनकी वैल्यू को देता है। वैल्यूज फंक्शन क्या काम करता है, डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको देता है। और आइटम्स फंक्शन क्या देता है, डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स हैं यानी कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को देता है। ठीक है, कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। ओके, तीनों फंक्शन क्लियर हैं, कीज, वैल्यूज एंड आइटम्स। आगे समझ में तीनों का यूज। ठीक है, और उसका टाइप भी ध्यान रखना कि जब वैल्यूज फंक्शन यूज करते हैं तो जो डेटा आता है उसका उसका टाइप क्या होता है, डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। और जब आइटम्स फंक्शन यूज करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसका टाइप क्या होता है, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आइटम्स हो गया, नेक्स्ट फंक्शन है गेट फंक्शन, गेट, जीईटी गेट। तो गेट फंक्शन लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। गेट फंक्शन को यूज करने के लिए किस तरह से यूज करना है, ओके, डिक्ट वन डॉट गेट। ओके, तो मैंने लिखा एक्स डॉट गेट, और इसके ब्रैकेट में लिखा कोई की का नाम लिख दिया, सपोज मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, एक्स डॉट गेट 2। तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, एक्स डॉट गेट 2 से क्या रिजल्ट आएगा, सर 2 आएगा। TWO2 आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसके ब्रैकेट में की पास किया है तो उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ एक्स डॉट गेट 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 1, ONE1। ठीक, तो गेट फंक्शन क्या करेगा कि जो ब्रैकेट में हम की पास करेंगे, गेट के ब्रैकेट में जो की पास करेंगे उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिस्प्लेड, वो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें, एक्स डॉट गेट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज अपडेट फंक्शन। ठीक, तो अपडेट फंक्शन कैसे चलता है वो देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी एक्स है और एक डिक्शनरी और बना लेते हैं वाई। वाई के अंदर हम लोग कुछ और नाम ले लेते हैं, सपोज रोल नंबर 1 है किसी का, और उसके रोल नंबर 1 वाले बच्चे का नाम सपोज अमित दे दिया, कॉमा, किसी का रोल नंबर 2 है उसका नाम दे देते हैं, और एक और ले लेते हैं रोल नंबर 3, और सॉरी नंबर 3, रोल नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग नेम दे देते हैं, नाम दे दिए। एक और बना लेते हैं फिर, तो ठीक, तो ये डिक्शनरी बन गई वाई। अगर हम वाई को डिस्प्ले करेंगे तो हमारा आउटपुट वही आएगा जो हमने वाई में बनाया था। अब हमें अपडेट फंक्शन लगाना है किस पे, एक्स और वाई में। तो सपोज मैं लिखता हूँ एक्स डॉट अपडेट,
और ब्रैकेट में लिखता हूँ y, x डॉट अपडेट y, यानी डिक्शनरी x को हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी y से अपडेट कर रहे हैं, x डॉट अपडेट y। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसने रिजल्ट रिटर्न नहीं किया है, इसने रिजल्ट हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमें इस तरह से करना पड़ेगा, z इक्वल टू एक्स डॉट अपडेट, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे y। तो अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, z में। तो अब हम z को डिस्प्ले करेंगे, ये डिक्ट टू लिया, इस पर अपडेट लगाया और फिर डिक्ट वन को डिस्प्ले कराया था। अच्छा, डायरेक्ट चेंज करेगा डिक्शनरी में, ये मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने लिखा x डॉट अपडेट, अच्छा x तो अपडेट हो चुका था, अगर मैं x को डिस्प्ले करूँ तो देखो मेरा आउटपुट क्या आता है, x में जो वैल्यूज़ आ गई वो आ गई हमारी, ओके। देखो क्या चेंज हुआ, कुछ समझ में आया तुम लोगों को, क्योंकि मैंने डिक्शनरी x को अपडेट किया था, ये किया था x डॉट अपडेट y। सर y की वैल्यूज x में आ गई। हाँ, वाइस की वैल्यू डिक्शनरी x में आ गई हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे हमारा x के अंदर पहले 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, 1 था, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 था और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 था। तो इसने क्या किया कि जब हमने डिक्शनरी वाई से इसे अपडेट किया, तो जो 1 के करस्पॉन्डिंग जो पहले 1 था वो अब क्या हो जाएगा, अमित हो जाएगा, और 2 के करस्पॉन्डिंग जो पहले 2 था अब वो कितना हो जाएगा, उसकी नई वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। ऐसी 3 के करस्पॉन्डिंग ये नई वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। और इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमने दी थी 4, क्योंकि x में तो 3 ही एलिमेंट थे और y में 4 एलिमेंट थे, तो जो y की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इसमें अपडेट होके आ गई, ये वाली x के अंदर। और y में कोई चेंज नहीं होगा, y तो वही रहेगा, क्योंकि मैंने y को अपडेट नहीं किया है। अच्छा, y भी अपडेट नहीं, हाँ y तो वही रहेगा, y में चेंज नहीं होगा, केवल x में चेंज होगा, क्योंकि मैंने x डॉट अपडेट y किया है। तो x की जो वैल्यूज हैं वो डिक्शनरी y से अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसमें इसको इस तरह से लेते हैं, मेरे पास एक डिक्शनरी और थी, इसका नाम था डिक्ट 3, ठीक है, डिक्ट 3 था ये। अब मैं सपोज डिक्ट 3 में क्या करता हूँ, डिक्ट 3 को अपडेट करता हूँ, डिक्ट 3 डॉट अपडेट, और इसको डिक्शनरी वाई से अपडेट करता हूँ। डिक्ट 3 को मैंने किससे अपडेट किया, डिक्शनरी वाई से। अब रिजल्ट क्या आएगा, डिक्शनरी 3 में हमने किसको अपडेट किया, वाई को। तो वाई हमारा कितना है, वाई है 1 अमित, 2 अंकुर, 3 अमिता, 4 अजय। तो डिक्ट 3, अगर मैं डिक्ट 3 को डिस्प्ले कराने जाऊं तो मेरा डिक्ट 3 की वैल्यू क्या होंगी, डिक्ट 3 कितना आएगा तो, डिक्ट 3 जो होगा वो जो आएगा वो देखो, ये आएगा डिक्ट 3, ये आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ, डिक्ट 3 में डिक्ट 3 डॉट अपडेट वाई जब किया तो डिक्ट 3 के साथ साथ डिक्शनरी वाई भी उसमें आ गया है, क्योंकि डिक्ट, ये तो देखो डिक्ट 3 है तुम्हारा, मोहन 100, राम 89, सोहेल 92, संगीता 70, यहाँ तक तो ये डिक्ट 3 है। और उसके बाद इसमें डिक्ट वाई भी ऐड हो गया, इसमें डिक्ट वाई भी ऐड हो गया ना डिक्ट 3 में।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डिक्ट 3 के अंदर जो कीज थी, डिक्ट 3 के अंदर जो कीज थी वो डिक्ट वाई से मैच नहीं कर रही हैं। डिक्ट वाई की कीज क्या क्या है, 1 2 3 4 है। डिक्ट वाई में जो कीज है वो क्या है, 1 2 3 4 है। और डिक्ट 3 के अंदर मोहन, राम, सुहेल, संगीता है। तो जब हम अपडेट करेंगे तो उन कीज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो की अगर सेम होती, दोनों के अंदर अगर की सेम होती तो वो उस की पे वैल्यू रिप्लेस हो जाती। लेकिन डिक्ट 3 में जो कीज हैं वो अलग हैं, और डिक्ट 1 में जो कीज हैं, सॉरी डिक्ट वाई में जो कीज हैं वो अलग हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि डिक्ट 3 के साथ डिक्ट वाई को भी ऐड कर दिया, यानी उसी में अपेंड कर दिया उसने। ठीक है, आया समझ में? ये यस समझ में सर। आया? यस सर। हाँ, तो पहले वाले केस में ऐसा नहीं हुआ था। पहले वाले केस में इसलिए नहीं हुआ था ऐसा कि पहले वाले केस में दोनों के कीज सेम थे। जब कीज सेम होंगी तो उस पर्टिकुलर की पे वो वैल्यू को नई वैल्यू दे देगा, और जो कीज मैच नहीं कर रहे होंगे वहां पे वो नई वैल्यू दे देगा, न्यू वैल्यू उसको डाल देगा, मतलब की के साथ दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 4 जो ये वाली वैल्यू थी ना, कौन सी, जब हमने एक्स डॉट अपडेट वाई लगाया था, तो यहाँ पे ये तो रिप्लेस कर दिया था उसने, 1 अमित, 2 अंकुर, 3 अमिता, और ये जो फोर्थ की उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने उसको इसको अपेंड कर दिया था उसके अंदर, और इस डिक्ट इसमें डिक्ट एक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है कि जो ओरिजिनल डिक्शनरी होगा उसमें वो अगर कीज मैच कर रही होंगी तो वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, और अगर कीज मैच नहीं कर रही होंगी तो क्या करेगा कि उस डिक्शनरी को वो अपेंड कर देगा प्रीवियस दूसरी डिक्शनरी के अंदर। जैसे एक्स डॉट जैसे डिक्ट 3 डॉट अपडेट वाई लिखा तो डिक्ट 3 में वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वाई अगर इस तरह से लिखेंगे, वाई डॉट अपडेट एक्स, तो फिर ये अगर हम y को डिस्प्ले करेंगे तो y में क्या होगा, x की वैल्यूज अपेंड हो जाएंगी जो जो मैच नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अपडेट फंक्शन काम करेगा हमारा। नाउ अपडेट के बाद हमारे पास है डेल फंक्शन, डेल। तो डेल क्या करता है, इट डिलीट्स द आइटम विद द गिवन कीज, इट डिलीट्स द आइटम विद द गिवन कीज। देखते हैं कैसे काम करेगा ये डेल फंक्शन। तो सपोज ये वाला ले लेते हैं, या नया बना लेते हैं। सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई डी इक्वल टू, बनाते हैं इस तरह से। सपोज मैंने लिखा 1, सॉरी मार्क्स ले लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट है, इसका नाम है राम, इसके मार्क्स हैं 90, कॉमा स्टूडेंट है श्याम, इसके मार्क्स हैं 100, और एक स्टूडेंट और लेते हैं, कोई भी नाम ले लो, मार्क्स भर लो 50। डिक्शनरी बन गई। चलिए, अच्छा ये मैंने ऐड नहीं किया है, यहाँ पे आएगा ये कॉलम का काम है। ठीक, डिक्शनरी बन गई। अब इस डिक्शनरी में हमें डिलीट करना है। तो सपोज मैंने लिखा इस तरह से ये जो है डेल, मैंने लिखा डेल डी, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा श्याम। तो ये मैंने चला दिया। तो अब मुझे डी जो होगा वो क्या मिलेगा, अब मुझे डी मिलेगा वो सर ये है। राम,
राम एंड सौरभ आएगा, क्योंकि जो श्याम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो हट गई वहाँ से, तो दोनों हट, मतलब पूरा आइटम ही हट जाएगा, वो पूरा आइटम ही हट जाएगा, मतलब श्याम वाला जो डिटेल्स है वो पूरा हट जाएगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो आइटम को ही डिलीट कर देता है, डेल डी श्याम। तो जब वैल्यू डिलीट हो गई तो की भी तो डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि की और वैल्यू साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैंने डी ऑफ श्याम लिखा तो डी ऑफ श्याम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो 100 थी, तो 100 वो डिलीट हो जाएगा, तो 100 जब डिलीट होगा तो श्याम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एग्जिस्ट नहीं होगी, तो श्याम भी हट जाएगा, मतलब वो पूरा आइटम ही डिलीट कर देगा, ठीक है ना। जैसे मैं अगर फिर से लगाता हूँ डेल डी और मैंने यहाँ पे लिखा सौरभ, ठीक, अगर मैं इसको चलाता हूँ और वापस से मैं डी को डिस्प्ले करता हूँ तो मेरी डिक्शनरी में केवल क्या बचेगा, राम 90 बचेगा, तो सौरभ का करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स थे वो डिलीट हो गए, तो पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाएगा, वो मतलब वो जो आइटम था वो पूरा कंप्लीट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेल फंक्शन का यूज़ होता है कि डेल फंक्शन जो होता है किसी भी आइटम को हमारे डिक्शनरी से डिलीट कर सकता है, लेकिन उसको यूज़ करने का मेथड ये है कि डेल लिखोगे, उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखोगे और उसके ब्रैकेट में हमें कोई की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक। तो जो हम की प्रोवाइड करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को वो डिलीट करेगा, जब वैल्यू डिलीट होगी तो आइटम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम इसे बात करेंगे, मार्क करें, ठीक है। तो ये डेल फंक्शन हो गया। नाउ क्लियर फंक्शन, अच्छा एक चीज़ और इसमें, ये तो हो गया, अब मान लो मुझे पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करना है तो क्या करेंगे, अगर पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेल डी, डेल डी कर देंगे। तो डेल डी जब करेंगे तो हमारा डिक्शनरी डिलीट हो गया, अब मैं इस डिक्शनरी को डिस्प्ले कराने जाऊंगा तो मुझे देखो क्या आउटपुट आएगा, ये दिखा रहा है कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हुआ कि वो डिक्शनरी परमानेंटली डिलीट हो गया, तो अब हम डी को अगर रेफर करेंगे तो डी तो हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमने डिक्शनरी को डिलीट किया, और जब डिक्शनरी डिलीट हो गया तो फिर डी नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो डी को हम जब डिस्प्ले करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है, समझ में आया ये, ओके, ठीक। अब लास्ट फंक्शन हमारा है क्लियर फंक्शन, तो ये क्या करता है, इट डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, इट डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स, ये किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट नहीं करता है, ये क्या करता है, एक साथ सारे आइटम्स को डिलीट कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास था डिक्ट 3, मेरे पास एक डिक्शनरी थी डिक्ट 3, तो डिक्ट 3 में अभी ये वैल्यूज हैं, अब मैं सपोज इस डिक्ट 3 को क्लियर करना चाहता हूं, तो मैं कैसे क्लियर करूंगा इसे, ओके, इसको क्लियर करेंगे डिक्ट डॉट क्लियर, तो जब ये लगाया डिक्ट 3 डॉट क्लियर और अब मैं डिक्ट 3 को अगर डिस्प्ले कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, अगर डिक्ट 3 को हम लोग ने क्लियर कर दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, क्लियर फंक्शन का काम मैंने बताया कि क्लियर फंक्शन डिलीट्स ऑल द आइटम्स इन अ डिक्शनरी, क्लियर फंक्शन क्या करता है, इट डिलीट्स ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी, तो जब मैंने डिक्ट 3 पे क्लियर फंक्शन यूज कर लिया तो अब डिक्ट 3 की वैल्यू क्या होगी, सर कुछ नहीं, ब्लैंक, ब्लैंक आना चाहिए ना, क्योंकि उसने सारे आइटम्स को डिलीट किया है, डिक्शनरी को डिलीट नहीं किया है, इस चीज का ध्यान रखना, उसने आइटम्स को डिलीट किया है ना कि डिक्शनरी को। तो अगर मैं डिक्ट 3 को डिस्प्ले कराने जाऊंगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, डिक्ट 3 तो मिलेगा लेकिन वो ब्लैंक मिलेगा,
ठीक है, तो क्लियर फंक्शन और डिलीट फंक्शन में, डेल फंक्शन में क्या डिफरेंस हुआ? क्लियर फंक्शन और डेल फंक्शन में ये डिफरेंस, ओके इसको स्लो करो थोड़ा। वहां बैठो, अभी बाद में चार्ज पे करना, थोड़ी देर में लगाना चार्ज पे, अभी क्लास। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लियर फंक्शन यूज किया हमने और डेल फंक्शन यूज किया। तो डेल फंक्शन क्या काम करता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करता है एट अ टाइम, और जो क्लियर फंक्शन होता है वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है एट अ टाइम। ओके, एक डिफरेंस तो ये हो गया। और अगर हम डेल फंक्शन के अंदर पूरी डिक्शनरी को डिलीट करते हैं, अगर पूरी डिक्शनरी को डिलीट करेंगे तो क्या करेगा कि डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, उसके आइटम्स को तो हटाएगा ही, साथ में डिक्शनरी को भी हटा देगा। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जब पहले केस में मैंने डेल डी लगाया था, यहाँ पे जब डेल डी लगाया था तो उस केस में इसने बोला था कि नेम डी इज नॉट डिफाइंड। जब मैं डी को प्रिंट करने गया तो नेम डी इज नॉट डिफाइंड आया, क्योंकि उसने डिक्शनरी को ही फिजिकली डिलीट कर दिया। बट क्लियर फंक्शन का क्या काम करता है? क्लियर फंक्शन ओनली डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उसको क्लियर करता है, डिक्शनरी को एग्जिस्टेंस में रखता है वो। ठीक है, तो जब सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए यहाँ के, तो हमारे पास क्या बचेगा? खाली डिक्शनरी बचेगी ये ओनली। ठीक है, तो ये डिलीट डेल फंक्शन और क्लियर फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि डेल फंक्शन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करता है और क्लियर फंक्शन सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि डेल फंक्शन के थ्रू अगर हम किसी डिक्शनरी को डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। बट अगर हम क्लियर फंक्शन से डिक्शनरी को डिलीट करेंगे या रिमूव करेंगे तो डिक्शनरी के आइटम्स हट जाएंगे, लेकिन डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओके Yes, sir. ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमारे डिक्शनरी के कंप्लीट हो गए। डिक्शनरी में ये सारे फंक्शंस हमने एक एक करके चेक कर लिए। तो डिक्शनरी के ये सारे फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब देखो इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है ये वाला। इसमें बोल रहा है कि एक डिक्शनरी बनानी है और उस डिक्शनरी को बनाने के बाद उसमें हमें उसकी कीज़ की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं उसको डिस्प्ले कराना है, क्या क्या आइटम्स हैं उसको डिस्प्ले कराना है, डिक्शनरी की लेंथ को डिस्प्ले कराना है, और चेक करना है कि उसमें 7 प्रेजेंट है कि नहीं है, 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, की 9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो डिस्प्ले करानी है, और डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू द की 9। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि सारे फंक्शंस का यूज़ करना है। जितने भी हमने फंक्शन अभी तक लर्न किए हैं उन सारे फंक्शन का यूज़ है इसमें। तो आई थिंक ये तो तुम लोग कर लोगे, क्योंकि सारे फंक्शन का यूज़ मैंने अभी बताया तुम लोगों को। ठीक, अब चलो मैं एक बार एक डिक्शनरी जो हमने बनाई थी, कौन सी बनाई थी, चलो एक डिक्शनरी बना लेते हैं पहले, फिर बताता हूँ। कहाँ बनाया था डिक्शनरी? ये बनाया था डी। ठीक, तो ये डिक्शनरी बना ली, इसको हमने डिस्प्ले करा दिया। ओके, नाउ अब मैं बोलूँ कि व्हाट आर द कीज, तो क्या लगाएंगे? डी डॉट कीज। ठीक, ये की दे देगा। मैं बोलूँ व्हाट आर द वैल्यूज, तो डी डॉट वैल्यूज। ठीक, वैल्यूज मिल गया। अब क्या पूछा है? की वैल्यू तो आ गया, और क्या पूछ रहा है ये? आइटम्स डिस्प्ले कराने हैं, तो क्या करेंगे? डी डॉट आइटम्स, तो हमें आइटम्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है ये? लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ पूछ लेंगे। लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे? लेन ऑफ डी। तो लेन ऑफ डी कितना आ गया? 3 आ गया। फिर उसके बाद इसने क्या पूछा है? 7 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 7 कैसे चेक करोगे 7 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? क्या लिखोगे बताओ? अगर मुझे चेक करना है कि इस डिक्शनरी में 7 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या लिखना है मैं?
क्या लिखेंगे तो Sir, डिक्शनरी के, 7 हाँ 7 sir, इन, 7 in D, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि उसमें है नहीं। ठीक, 7 in D से फॉल्स आएगा। और अगर चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट, तो वही करना है इसमें भी, चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट, तो 2 in D, तो यही फॉल्स हो गया। उसके बाद है रिट्रीव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की 9, तो की 9 के करस्पॉन्डिंग, तो इसमें हमारी डिक्शनरी में की 9 तो है नहीं, तो अगर हम D ऑफ 9 निकालेंगे, D ऑफ 9, D ऑफ 9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि 9 तो उसमें है ही नहीं, तो एरर शो करेगा ये। लेकिन अगर मैं किसी और के करस्पॉन्डिंग निकालूं, मैं निकालूं D ऑफ राम है उसके अंदर, तो राम के करस्पॉन्डिंग का निकालते हैं, राम के करस्पॉन्डिंग, तो हमें मिल जाएगा 90। इसको इसको निकालने का एक तरीका और है, D डॉट गेट, है ना ये, D डॉट गेट, और इसके ब्रैकेट में अगर हम राम लिखते हैं तो भी हमें वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैंने गेट फंक्शन का ये बताया था कि गेट फंक्शन के ब्रैकेट में हम जो भी की पास करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल जाती है। तो देखो 90 आ गया। तो किसी वैल्यू को रिट्रीव करने के दो मेथड हैं, एक तो हम डी ऑफ डायरेक्ट की का नाम लिख दें, या फिर डी डॉट गेट और उसके ब्रैकेट में हम की लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे गेट एक फंक्शन है जो कि किसी वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा उस करस्पॉन्डिंग की के करस्पॉन्डिंग। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर मान लो हमें क्या चाहिए, डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू द की 9। ठीक है, तो की 9 के करस्पॉन्डिंग जो आइटम है उसको डिलीट करना है, तो कैसे करोगे, डेल डी और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, की। तो कोई 9 की है नहीं इसमें, तो वो एरर शो करेगा। और अगर मैं राम को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल डी राम। ठीक, तो ये इसको डिलीट कर देगा, और हम जब डी को डिस्प्ले कराएंगे तो हमारे डिक्शनरी में राम का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन को एज अ प्रोग्राम हमने प्रैक्टिस कर लिया। इस प्रोग्राम में यही पूछा था कि सारे चीज़ों को करके दिखाना था उन्हें, ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना था। तो ये सारे फंक्शंस हमने यूज़ कर लिए जो कि ये काम करते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम 10.5 हो गया हमारा। उसके बाद 10.6 प्रोग्राम है, और एक है 10.6, 10.7 और 10.8। तो चलो एक प्रोग्राम और बना लेते हैं हम 10.6, फिर क्लास खत्म करेंगे। ये प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। ठीक है, प्रोग्राम ये कह रहा है कि हमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम एंटर करने हैं और सैलरीज को एंटर कराना है। ठीक है, और उसको एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करना है। तो हमारा यहाँ पे की क्या होगा, इसमें की क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, name, employee name. और सैलरी उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें उन्होंने बोला है कि कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हमें एंटर करनी है, और डिटेल्स एंटर करने के बाद उन डिटेल्स को एज अ डिक्शनरी स्टोर करना है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, चलो कैसे करेंगे, बना सकते हो उस प्रोग्राम को। सबसे पहले तो हमें यूज़र से पूछना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एंटर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि n इक्वल टू लिखते हैं इंट, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंटर दी
enter the number of employees whose record to be entered. ठीक है, enter the number of employees whose record to be entered. ओके, तो ये मैसेज हमने यहाँ क्लोज किया। मैसेज को क्लोज करने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आउटर ब्रैकेट, और ये तो यहाँ से हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को एंटर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं। ठीक है, तो लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक, और रेंज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 0, n। लूप लग गया फॉर आई इन रेंज 0, n। तो ये लूप कितने टाइम चलेगा, ये लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगा, लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये, सपोज n की वैल्यू 10 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा, हेलो, अगर n की वैल्यू 10 है तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, सर 9 टाइम्स। 9 टाइम्स क्यों चलेगा, 0 से लेके 9 कितना होगा, 10 नहीं होगा, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो हमें क्या एंटर करना है, एम्प्लॉय का नाम एंटर करना है और उसकी सैलरी एंटर करनी है। तो हमने एक वेरिएबल लिया नेम, तो नेम इक्वल टू कर दिया इनपुट, एंटर द नेम, एंटर द नेम, तो ये नेम एंटर हो गया। अब उसके बाद उसकी सैलरी को एंटर कर देते हैं, सैलरी इक्वल टू इंट एंटर सैलरी। ठीक है, ये सैलरी एंटर हो गई। अब इसको हमें डालना है किसमें, डिक्शनरी के अंदर। कैसे डालोगे बताओ कोई, एक काम करते हैं, एक खाली डिक्शनरी ले लेते हैं, डी इक्वल टू, एक खाली डिक्शनरी मैंने बना ली यहाँ पे, कर्ली बेसिस कहाँ है, ये खाली डिक्शनरी बना ली मैंने। अब मुझे बताओ कि इस डिक्शनरी के अंदर मैं नेम और सैलरी को कैसे लेके जाऊंगा, जो डिक्शनरी डी है वो एक ब्लैंक डिक्शनरी मान के चल रहा हूं मैं। अब मुझे इस डिक्शनरी के अंदर नेम और सैलरी को एज अ की वैल्यू पेयर देना है, तो कैसे दूंगा, मुझे नेम को बनाना है की और सैलरी को बनाना है वैल्यू, कैसे बनेगा बताओ कोई, स्टेटमेंट बताओ क्या होगा वो स्टेटमेंट। मैं यहाँ क्या क्या स्टेटमेंट लिखूं जिससे कि मेरा जो नेम है वो की हो जाए और सैलरी जो है इसकी वैल्यू हो जाए। सर d इक्वल्स टू आई। आई क्यों लिखोगे, आई तो 0 से लेके 9 तक जा रहा है, आई की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 6 8 9 है। आई तो लूप चल रहा है ना, आई तो बता रहा है कि लूप कितने टाइम चलेगा, उस लूप के अंदर हम काम क्या कर रहे हैं, हमने नेम को एंटर कराया और सैलरी को एंटर कराया। तो जब लूप पहली बार चलेगा तो एक एम्प्लॉय का नाम और सैलरी एंटर हो जाएगा, फिर जब लूप दूसरी बार चलेगा तो दूसरे एम्प्लॉय का नेम और सैलरी एंटर हो जाएगा। तो वो तो मैंने जो लूप लगाया है वो नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार मुझे लूप चलाना है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मुझे एंटर करना है। लेकिन मुझे डिक्शनरी के अंदर नेम और सैलरी को स्टोर करना है, और नेम को एज अ की और सैलरी को एज अ वैल्यू।
बहुत इजी है, अभी तो मैंने बताया था, डी स्क्वायर ब्रैकेट नेम इक्वल टू सैलरी। हो जाएगा ना ये, डी के स्क्वायर ब्रैकेट में जब मैं नेम लिखूंगा तो क्या हो गया, डी ऑफ की इक्वल टू वैल्यू, डी स्क्वायर ब्रैकेट की इक्वल टू वैल्यू, यही तो हुआ। जब हम डी के स्क्वायर ब्रैकेट में किसी की को लिखते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी स्क्वायर ब्रैकेट नेम इक्वल टू सैलरी, तो नेम हमारा क्या हो गया, की हो गया, और सैलरी उसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो हमें डिक्शनरी, लूप चलेगा 10 बार, तो 10 बार हमसे पूछेगा नेम और सैलरी, तो हर बार वो डी ऑफ नेम इक्वल टू सैलरी करेगा, तो पहले एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर, फिर दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा, इस तरह से वो 10 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को ऐड कर देगा, और फाइनली जो है हम डिक्शनरी को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसने पूछा एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड टू बी एंटर्ड, मैंने दे दिया 10। अब 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 बार डिटेल डालनी पड़ेंगी, तो मैं नेम कम कर देता हूँ, दोबारा से रन कराता हूँ, क्योंकि 10 बार डिटेल एंटर करनी पड़ेगी मुझे। रन कराता हूँ इसको, हाँ मैं कम कर देता हूँ, तीन एम्प्लॉय की डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एंटर द नेम, तो मैंने नेम डाला अमित, सैलरी डाली उसकी 20,000। ओके, अब फिर नाम डाला, मैंने नाम डाल दी यहाँ पे, अब उसकी सैलरी डाल दी है तो 30,000 डाल दिया, नेम डाल दिया, ये उसकी सैलरी डाल दी 40,000। ठीक, तो 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा इसने ले लिया। अब ये तीनों एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को कहाँ ऐड कर देगा, डिक्शनरी के अंदर, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी ये आ गया, अमित 20,000, सुमित 30,000, अंकुर 40,000, और वो डिक्शनरी के फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो गया। आ गया, रिजल्ट सभी को शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो प्रोग्राम बहुत इजी प्रोग्राम था, हमें एक लूप लगाना था, लूप के अंदर नेम और सैलरी डालनी थी, और नेम को एज अ की और सैलरी को एज अ वैल्यू एक डिक्शनरी में स्टोर करना था। तो उसके लिए मैंने जो स्टेटमेंट राइट किया है, दैट स्टेटमेंट विल बी दिस वन, डी ऑफ नेम इक्वल टू सैलरी। जब ये लूप 10 टाइम्स चल जाएगा, जब ये लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो 10 एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक, और जब लूप खत्म होगा, तो लूप खत्म होने के बाद उसकी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देंगे, डिक्शनरी की वैल्यू को। तो प्रिंट डी जब करूंगा तो मुझे जो फाइनल डिक्शनरी है वो मुझे आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मैं क्लास फिर एंड कर रहा हूँ आज की। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, लीव कर दो तुम लोग, क्लास लीव कर दो। जी, मैं